अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 10वीं जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का दूसरा सबक लेकर, जिसका उन्वान है नया कानून। ये अफसाना है सादत हसन मंटू का लिखा हुआ। पहले हम सादत हसन मंटू के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनका लिखा हुआ जो अफसाना है नया कानून वो पढ़ेंगे। सादत हसन मंटू, इनकी पैदाइश हुई 1912 और इनका इंतकाल 1955 को हुआ। मंटू ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था। मंटू की इब्तदाई तालीम अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। उसी दौरान तालीम मुनक़ता करके मुलाजमत कर ली। मंटू इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए थे। रूसी अदब मतलब रशियन लिटरेचर से, और कई रूसी कहानियों का उर्दू तर्जुमा भी किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए। ये तरक्की पसंद तहरीक एक लिटरेचर को फ़रोग़ देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उर्दू लिटरेचर के लिए इस तहरीक का क़याम किया गया था, इस तहरीक को कायम किया गया था। लेकिन आगे चलकर वो उससे किनाराकश हो गए। इब्तिदा में अखबार मुसावात अमृतसर से वाबस्ता रहे। फिर हफ्त रोज़ा मुसव्विर बम्बई में मुदीर की हैसियत से काम किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे, यानी जुड़े रहे। कुछ अरसा फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। कई फ़िल्मों के लिए कहानियों के साथ मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। तमाशा मंटू का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियांवाला बाग के साने से मुतासिर होकर लिखा। मंटू ने अफसाना निगारी में मौजू और हैत के कई ऐसे तजर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। मंटू के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है। नया कानून, टू ब टेक सिंह के अलावा सियाह हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत हैं कि मंटू ने सियासी मसाइल और मौज़ूआत पर भी कलम उठाया। अफसानों के अलावा मंटू ड्रामे, खाके, अदबी और फ़ुकाहिया मज़ामीन तहरीर किए। मंटू ने ड्रामे, खाके, अदबी और फ़ुकाहिया मज़ामीन तहरीर किए। फ़ुकाहिया मज़ामीन का मतलब हो गया फ़नी या फिर कॉमिक। और एक नावल बिला उन्वान भी शाये हुआ। चोगद, सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, फुंदने सरकंडों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज्जत संग, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह उनके अफसानों के काबिल ज़िक्र मजमूए हैं। यानी जैसे एक किताब में किसी भी इंसान की कुछ एक टॉपिक पर जो तहरीरें होती हैं, अगर उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे मजमुआ कहते हैं। इसी तरीके से ये जितने अंडरलाइन किए गए हैं ये सब उनके मजमुए हैं, जिनके अंदर फिर कई हाशिए, जिनके अंदर कई अफसाने मौजूद हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये था मंटू के बारे में। अब हम इनका लिखा हुआ जो अफसाना है नया कानून वो पढ़ने जा रहे हैं। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। ये एक कोचवान की कहानी है जो तांगा चलाया करता था उस दौर में जब अंग्रेज़ों का दौर था, और उसके बारे में बताया कि वो कितना मतलब तजस्सुस रखता था, कितनी उसको फ़िक्र होती थी लोगों से नई चीज़ें, नई ख़बरें सुनने की और उन ख़बरों को दूसरों तक फैलाने की। चलिए शुरू करते हैं। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफ़र के बराबर थी, यानी ज़ीरो थी। वो कुछ नहीं जानता था और उसने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद उससे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छेड़ने की अफवाह सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बराना अंदाज में पेशीन गोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन में जब जंग छिड़ी और जब हर शख्स को उसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का इतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से
تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی یعنی نفرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب وہ کبھی گورے کے سرخ و سفید چہروں کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کی لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی یعنی پریشان رہتی۔ وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا یا حقے کی کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن بیٹھے، یعنی انگریزوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیبلش کیا تھا۔ اسٹارٹنگ میں تجارت کرنے کی غرض سے آئے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ پورے ملک پر قابض ہو گئے، اور اسی کے لیے بنگو کوچوان نے کہا کہ آگ لینے آئے تھے اور گھر ہی کے مالک بن گئے۔ ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں رعب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ تیری جان کی قسم پہل جی میں آئی کہ ملاؤن کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے، یعنی اپنی بے عزتی ہے۔ یہ کہتے کہتے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیص کی آستین سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا۔ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی نیا قانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لادیں اور ان کی گفتگو سے اس کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا، کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی قانون پاس ہوگا؟ یعنی 2 مارواڑی آپس میں اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، حد تیری ایسی کی تیسی۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول سے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت بے چین تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھ گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کا مطلب ہو گیا لوہے کی چھت کے نیچے بے دلی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھا، مسرور یعنی بہت زیادہ خوش تھا۔ خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں، سفیدوں، چوہوں، یعنی وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، ان کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔
जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबा अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मरतबा नत्थू गंजे के हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मार कर कहा, तू देखता रहे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ ज़रूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो तब्दीलियाँ पैदा होने वाली थीं वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी। उस्ताद मंगू ने उस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया यानी मिला दिया था। उसके अलावा जब किसी से सुनता कि फ़लाँ शहर में इतने बमसाज पकड़े गए हैं या फ़लाँ जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है तो उन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी न देखी गई है। सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू ही, चूँकि उसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, बेशतर यानी ज़्यादातर, इससे उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले को ही किसी कदर समझा और उसने ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेर असर उसने कई मरतबा उन 2 बैरिस्टरों को हिकारत की निगाह से देख कर दिल ही दिल में कहा, टोडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टोडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने उस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टोडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मुजंग जा रहा था कि उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर फ़लाँ साहब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे फिर रहे हैं, उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचता यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर ख़रीदा था। उस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां ताबा होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे उसकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुँचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थीं। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14:30 आने में ख़रीदी थी।
घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा सा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली खंबे, दुकान की बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, उनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी सब बंद हैं, इस ख्याल से उसे तस्कीन थी। उसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को उनके कपड़े मैले मैले से क्यों न जाने उनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी निगाहें आज किसी खीराकुन जलवे का नज़ारा करने वाली थीं। तांगे को दाईं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावत नज़ारा दे रही थीं। दावत नज़ारा यानी देखने की दावत देना। और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। उस्ताद मंगू तबान बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था और वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था बल्कि मुतजस्सिस था। उसकी बीवी गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतौर पर कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बायस 2-3 फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाह में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन के इसी तराजू में तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाईं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वो आम तौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाईं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जैसे घोड़ा सुस्त था वैसे ही उसके दिमाग में ख्याल भी सुस्त थे। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कयासात दाखिल हो रहे थे। वो कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिल गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क की उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं उनकी जेब ही से वसूल करने चाहिए, यानी अंग्रेज़ों की। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आँख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका
ऊपर का मोछों भरा होठ नीचे की तरफ खुल गया और पास ही गाल के उस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई। गोया किसी ने नोकेले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसकी निगाहें चार हुईं और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हो जाएं और आपस में टकराकर एक आतिशीन बगोला बनकर ऊपर को उड़ गईं। गोलियां खारिज हुईं और आपस में टकराकर एक आतिशी बगोला बनकर ऊपर को उड़ गईं। उस्ताद मंगू जो अपने दाईं हाथ से बाग की बल खोल कर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है गोया वो उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और खामखा के झगड़े में जिसका बायस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। इसे तौन व करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आमतौर पर कोशवानों ही पर गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चापक ऐसी तेज थी, गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मोछें थरथराईं। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चलाया, 5 रुपये? क्या तुम 5 रुपये? ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भींचकर एक वजनी घूंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बात बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हुआ। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि उस खोपड़ी पर भला खुजला रही है, इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे से नीचे उतरने का इशारा किया। बेत की पॉलिश की पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्तकत गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घूंसा कमान से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे ज़दन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदरो मुताहय्यर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की और जब उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है, उसकी आंखों में शरारे बरस हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम किया और भी तेज़ कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू दो सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देख कर वो हाँपती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता
اڑایا کرتے تھے۔ اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اب بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا، یعنی منگو کو۔ یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ اب اس میں الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں، یہ الفاظ معنی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مدبرانہ مطلب ہے سمجھداری سے بھرا ہوا، متانت سنجیدگی بردباری۔ حلقہ کا معنی ہے گھیراؤ دائرہ، تبادلہ خیال باہم گفتگو، آپس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا۔ تنفر نفرت کرنا، مقدر بے کیف بے مزہ۔ ملعون اصل لفظ ملعون یعنی جس پر لعنت بھیجا۔ ہتک بے عزتی، ہتک بے عزتی کے معنی میں ہے۔ اور جدید آئین، نیا قانون، نیا دستور۔ دیوانی مقدمہ، زمین یا جائیداد کا مقدمہ۔ پیش خیمہ، کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے ہونے والی بات یا واقعہ، جسے پریڈکشنز، پیشن گوئی وغیرہ کہتے ہیں۔ ٹوڈی بچہ، انگریزی حکومت کا خوش آمدی۔ درخشاں، اس کا معنی ہے چمکتا ہوا۔ تابہ، روشن چمکدار۔ رعونت، اس کا معنی ہے تکبر غرور۔ خوش پوش، اس کا معنی ہے خوش لباس، اچھے کپڑے پہننے والا۔ متجسس، جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ خیرہ کن، جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں۔ غیر مرئی، جسے دیکھا نہ جا سکے۔ یہ الفاظ معنی تھے۔ اور دیکھیں، طعن و کرہن، مجبوراً، چار و ناچار۔ چشم زدن، پلک جھپکتے ہی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار منگو کوچوان ہے۔ منگو کوچوان کے ذریعے منٹو نے ایک سیدھے سادے ان پڑھ تانگے والے کی سمجھ کو خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ افسانہ اس دور میں لکھا گیا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کی یہ حکومت منگو کوچوان کو بہت کھلتی تھی۔ وہ انگریزوں سے نفرت کرتا تھا اور اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ اس افسانے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی سے پہلے ہندوستانی عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ انگریزوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ ہندوستانی عوام پر بہت ظلم ڈھائے اور انہیں بے عزت بھی کیا۔ اب سوالات دیکھ لیں، یہاں 3 سوالات ہیں۔ استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کے حالات کی خبریں کس طرح ملتی تھیں؟ تو پہلے سوال کا جواب ہوگا، پہلے سوال کا جواب ہے استاد منگو ایک کوچوان تھا جو تانگا چلایا کرتا تھا۔ اسے دنیا کے حالات کی خبر مختلف لوگوں سے ملا کرتی تھی، زیادہ تر ان لوگوں سے جو اس کے تانگے پر بیٹھنے کے بعد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھ لیں، منگو کوچوان انگریزوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس کی وجہ وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں، مگر اس کے نفرت کرنے کی اہم وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، نیا قانون کے آنے کی خبر سے منگو کوچوان کیوں خوش تھا؟ اس کا جواب ہے، نئے قانون کے نفاذ کی خبر آنے سے، نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اسے یعنی منگو کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ وہ بیاج یعنی سود کے بارے میں نیا قانون پاس ہونے کے لیے بھی بہت خوش تھا۔ خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں یعنی سفید چوہوں کی تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ یہ سوالات تھے اور ان کے جوابات۔ اب یہاں کچھ عملی کام بھی دیے ہوئے ہیں جنہیں آپ نظر انداز نہ کریں، ہر حال میں انہیں کرنے کی کوشش کریں۔ منگو کا کردار اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔
ذیل کے الفاظ کے متضاد لفظ متضاد لکھیے۔ جنگ کا متضاد کیا ہوگا؟ جدید کا متضاد سست، سرور اور گمان۔ جنگ کا ہو گیا امن، جدید کا ہو گیا قدیم، سست کا ہو گیا تیز، سرور کا ہو گیا غم یا غم ہی ہے، اور گمان کا ہو گیا یقین۔ تو اس طرح سے مطلب ان کا آپ متضاد لکھیں اور نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ ہوا سے باتیں کرنا، خون کھولنا، جان میں جان آنا، نزلہ گرنا۔ اس طرح سے اسے مکمل کریں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔